नमस्कार। आज हम 12वीं क्लास की बायोलॉजी के उन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर बहुत बड़े और सच कहूं तो कभी-कभी डरावने भी लगते हैं। हम इन सबको एकदम आसान और सरल भाषा में समझेंगे। अगर 12वीं की बायोलॉजी को देखकर थोड़ा डर सा लगता है तो भाई ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आज हम मिलकर इसकी नींव को इतना मजबूत बना लेंगे कि ये डर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे जिंदगी के सबसे छोटे कोड से और वहां से बढ़ते बढ़ते ये देखेंगे कि कोई भी जीव अपनी इस बड़ी सी दुनिया के साथ कैसे जुड़ता है, कैसे तालमेल बिठाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है जीवन का कोड। हम यहाँ उन बेसिक चीज़ों की बात करेंगे जिनकी वजह से हर जीवित चीज़ की अपनी एक अलग पहचान होती है, चाहे वो इंसान हो, कोई जानवर या फिर कोई पौधा। देखिए, जैसे कोई दीवार ईंटों से बनती है ना, ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी अरबों खरबों कोशिकाओं यानी सेल्स से मिलकर बना है। और मजे की बात यह है कि हर कोशिका के बिल्कुल सेंटर में, उसके न्यूक्लियस में जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद होता है। और इसी ब्लूप्रिंट का नाम है डीएनए। अच्छा, ये बात तो सबने कभी ना कभी सुनी ही होगी। अरे, इसकी नाक तो देखो, बिल्कुल अपने पापा पर गई है। ये जो एक आम सी बात है ना, यही हमें समझाती है कि डीएनए आखिर करता क्या है। इसका काम है गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना, और इसीलिए इसे हमारा जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। पता है, डीएनए की जो लड़ियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा लंबी होती हैं। अब सवाल यह है कि इतनी लंबी चीज एक छोटी सी कोशिका में फिट कैसे होती है। तो कुदरत ने इसका भी एक बढ़िया इंतजाम किया है। वो इसे क्रोमोसोम नाम के स्ट्रक्चर में बहुत करीने से पैक कर देती है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत लंबे धागे को एक रील पे लपेटा जाता है ना, ठीक वैसे ही डीएनए को हिस्टोन नाम के प्रोटीन के चारों तरफ लपेट दिया जाता है। तो हमने ये समझा कि डीएनए ही जीवन का आधार है, जो क्रोमोसोम के अंदर सुरक्षित रहता है। तो जीवन के कोड को तो हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिंदगी आगे कैसे बढ़ती है, कोई जीव बड़ा कैसे होता है, विकसित कैसे होता है। और ये सब कुछ होता है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन की एक कमाल की प्रक्रिया से। एक कोशिका के बनने से लेकर उसके खुद बटकर नई कोशिकाएं बनाने तक का जो पूरा सफर होता है, जो पूरा उसका जीवन काल होता है, उसी को हम सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहते हैं। अब ये जो कोशिका विभाजन है, ये मेनली दो तरह का होता है। एक है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। ये हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए और कहीं चोट लग जाए तो उसकी मरम्मत के लिए होता है। इसमें एक जैसी कोशिकाएं बनती हैं। दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। ये खास तौर पर प्रजनन के लिए होता है, जिससे जनन कोशिकाएं बनती हैं और इनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो मतलब हमारे विकास और प्रजनन दोनों की बुनियाद यही कोशिका विभाजन है। और ये जो जनन कोशिकाएं बनाने का प्रोसेस है ना, ये हमें सीधे हमारे अगले टॉपिक पर ले आता है, प्रजनन, यानी वो प्रक्रिया जिससे जिंदगी की निरंतरता बनी रहती है। तो मियोसिस के दौरान जो खास कोशिकाएं बनती हैं, उन्हें हम युग्मक या गैमीट्स कहते हैं। पुरुषों में ये शुक्राणु यानी स्पर्म होते हैं और महिलाओं में अंडाणु यानी एग्स। एक नए जीव के बनने का जो सफर है वो कुछ इस तरह होता है। नर और मादा के युग्मक यानी गैमीट्स फर्टिलाइजेशन के दौरान आपस में मिलते हैं। इससे एक अकेली कोशिका बनती है जिसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। और फिर यही जाइगोट बार बार लगातार डिवाइड होकर एक भ्रूण यानी एम्ब्रियो में बदल जाता है। इससे एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, क्या एक बच्चे के शरीर में बस एक ही कोशिका होती है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो पहली कोशिका थी ना, जाइगोट, वही लगातार डिवाइड होती रहती है और होती रहती है जब तक कि शरीर की खरबों कोशिकाएं नहीं बन जाती। तो सोचिए, एक अकेली कोशिका से एक पूरे जीव के बनने का ये कितना अद्भुत सफर है। तो सवाल ये है कि हमारे शरीर के अंदर ये जो इतनी सारी जटिल चीजें चल रही हैं, इन्हें कंट्रोल कौन करता है? कौन है जो ये पक्का करता है कि सब कुछ सही समय पर और सही तरीके से हो? चलिए अब हमारे शरीर के इन शानदार मैनेजरों यानी नियंत्रकों से मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम्स की। ये बहुत ही जरूरी हैं। ये असल में बायोकैटलिस्ट होते हैं, मतलब ऐसे एजेंट जो शरीर में होने वाले केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब एंजाइम कैसे काम करते हैं?
इसे समझने के लिए एक मजेदार उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक लड़का रेस में दौड़ रहा है। अब अचानक उसके पीछे एक कुत्ता लगा दिया जाए तो क्या होगा? लड़का और भी तेजी से भागेगा। यहाँ कुत्ते ने रेस में हिस्सा नहीं लिया, पर उसकी वजह से रेस तेज हो गई। बस एंजाइम भी ऐसे ही काम करते हैं। वो खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, बस उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। अच्छा, इन नियंत्रकों में एक और ग्रुप है, हार्मोन्स का। ये हमारी ग्रंथियों यानी ग्लैंड्स से निकलने वाले केमिकल मैसेंजर्स हैं, और ये हमारे विकास से लेकर ब्लड शुगर लेवल तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो एक तरह से एंजाइम और हार्मोन हमारे शरीर के वो मैनेजर हैं जो ये देखते हैं कि सारा काम ठीक-ठाक चलता रहे। तो अभी तक तो हम शरीर के अंदर की दुनिया की सैर कर रहे थे। अब आखिर में चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये देखते हैं कि कोई भी जीव अपने आसपास के माहौल, अपने पर्यावरण की इस बड़ी सी तस्वीर में कहाँ और कैसे फिट होता है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो दो शब्दों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होता है रोगजनक यानी पैथोजन, जो बीमारी पैदा करने वाला कीटाणु है, जैसे बैक्टीरिया या वायरस, और दूसरा होता है रोगवाहक यानी वेक्टर, जो उस बीमारी को एक से दूसरे तक फैलाता है, जैसे मच्छर या मक्खी। और सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, जीव खुद भी समय के साथ बदलते हैं। इससे ही हम विकास या एवोल्यूशन कहते हैं। ये एक बहुत धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों की खासियतें बदलती हैं ताकि वो अपने माहौल में और बेहतर तरीके से रह सकें। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी जीव अकेला नहीं रह सकता। हर कोई अपने आसपास के माहौल से जुड़ा हुआ है, और इसी जुड़ाव की पढ़ाई को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। ये हमें सिखाती है कि कैसे सभी जीवित चीजें और उनका वातावरण एक दूसरे से जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर हर जीव अपने पर्यावरण का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। याद है हमने अपना ये सफर कहाँ से शुरू किया था? जीवन के कोड यानी डीएनए से। और यही बात हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जो बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा है। अगर डीएनए ही जिंदगी का कोड है, तो क्या भविष्य में हम इस कोड को अपनी मर्जी से बदल पाएंगे या इसे दोबारा लिख पाएंगे?